नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं जेनेटिक कोड पर। राइट, बोर्ड पर आपके सामने ये चेकर बोर्ड दिखाया गया है जिसमें कोडान्स 64 कोडान्स आपको शो किए गए हैं। ये कोडान्स क्या होते हैं, 64 कोडान क्यों होते हैं, इन सब पर चर्चा अभी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक कोड पर। व्हाट डू मीन बाय द जेनेटिक कोड? यहाँ पर ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है जेनेटिक और कोड। यहां पर कोड का मतलब होता है रूल, जेनेटिक्स का मतलब आप समझते हैं, रूल्स ऑफ जेनेटिक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? रूल्स ऑफ जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। राइट, तो ये जेनेटिक्स के नियम हैं, कोड्स। और जेनेटिक्स का सेंट्रल डोगमा आपको पता है कि डीएनए से हम चलते हैं किधर? डीएनए से चलते हैं आरएनए की तरफ और आरएनए से चलते हैं पॉलीपेप्टाइड की तरफ। यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि साहब जो ये है डीएनए और आरएनए, ये दोनों क्या है? दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एंड दिस वन पॉलीपेप्टाइड जिसको हम कह रहे हैं, इट इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड जिसे हम पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं, इट इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यहां पर दो पॉलीमर जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइडों के पॉलीमर्स होते हैं, और दूसरा पॉलीमर जो होता है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो इंफॉर्मेशन बनेगी, यानी कि डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। जब कभी भी डीएनए के टेम्पलेट का इस्तेमाल होता है तो यहां पर क्या बनता है? यहां पर एक आरएनए का निर्माण होता है, और ये जो आरएनए होता है ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत आसान है इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को समझने में। जैसे मान लो कि डीएनए है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम इसका टेम्पलेट है, और यहां पर मान लो कि ए है, तो इसका जो आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, इससे जो आरएनए बनेगा, जाहिर सी बात है कि यहां पर इसकी जगह पर यू हो जाएगा। अगर डीएनए में सी है तो इसकी जगह पर आरएनए में जी हो जाएगा। अगर यहां पर जी है डीएनए में, दिस वन इज द डीएनए, ये टेम्पलेट है, तो आरएनए में इसके सामने कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। मींस इट इज वेरी इजी टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इफ यू नो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। किसी भी डीएनए में जो कि एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन बेसेज का क्या सीक्वेंस है, अगर हमें ये पता हो तो हम आरएनए को उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बता सकते हैं कि इस आरएनए में अगर ये डीएनए है तो इसका जो आरएनए है उसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस किस क्रम में होगा। इट इज़ वेरी इजी। ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है डीएनए टू आरएनए, ये बहुत आसान है। लेकिन जब आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनाने की बात आती है तो यहां पर कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ध्यान रखें, जब आपने डीएनए से आरएनए बनाया तो कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन जब आप आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां नाइट्रोजन बेस नहीं जुड़ रहा। जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी है उसमें कौन जुड़ रहा? उसमें एमिनो एसिड्स जुड़ रहे हैं। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए और आरएनए, इन दोनों में नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, और एक का नाइट्रोजन बेस जो होता है दूसरे में उस नाइट्रोजन बेस का कॉम्प्लीमेंट्री बेस आता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर डीएनए में एडेनिन है तो इसके सामने इसमें यूरेसिल हो जाएगा, क्योंकि थायमिन तो होता नहीं है आरएनए में, तो इसकी जगह पर यूरेसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो आरएनए में क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो आरएनए में क्या हो जाएगा? साइटोसिन हो जाएगा। राइट, ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आरएनए का कोई स्ट्रक्चर है तो उससे पॉलीपेप्टाइड में कौन सा एमिनो एसिड जुड़ेगा, ये समझना थोड़ा सा कठिन है। इसको समझ पाना कठिन है। इसी को समझाने के लिए एक रूल इस्टेब्लिश किया गया है, और चूंकि ये रूल जेनेटिक्स के लिए बना हुआ है, इसलिए ऐसे रूल को, ऐसे कोड को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। राइट, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि डीएनए टू आरएनए जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में लिखना आसान है कि डीएनए में यह नाइट्रोजन बेस तो आरएनए में इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा।
लेकिन जब आरएनए से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहां पर बेस पेयर का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, बल्कि एक कोड होता है जो किसी एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को उसके लिए बना हुआ है, उसको स्पेसिफाई करता है, एक एमिनो एसिड की बात करता है वो। तो इसलिए यहां पर जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर हम डीएनए टू आरएनए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, अगर हम बात करते हैं डीएनए टू आरएनए जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो कैसी होती है? द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए इज, तो क्या बताएंगे हम? जब भी हम डीएनए से आरएनए के फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटेशन होता है कि अगर डीएनए में नाइट्रोजन बेस साइटोसिन है, तो इसके जस्ट सामने आरएनए में नाइट्रोजन बेस ग्वानिन आएगा। तो डीएनए टू आरएनए, बिकॉज इट इज आल्सो मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस वन इज आल्सो मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देयरफॉर it is very easy to write the complementary nitrogen base in the RNA. But when the information is transferred to polypeptide chain, now you know that this polypeptide chain, it is the polymer of amino acid. Polymer of amino acid. How this information flows from RNA to polypeptides? This step is known as translation. राइट ये जो ट्रांसलेशन है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंग्लिश टू हिंदी आप करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, जैसे CAT कैट। अब इसका इंग्लिश में इंफॉर्मेशन क्या है? बिल्ली। कैट, कैट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे? बिल्ली कहेंगे। अगर हिंदी लिखा है तो उससे इंग्लिश में कन्वर्जन कर लेंगे, कैट लिखा है, हिंदी लिखा है अगर बिल्ली, तो बिल्ली से मतलब कैट हो गया। तो ये तो जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश वर्जन हिंदी में चेंज होता है, उसी प्रकार से आरएनए पॉलीपेप्टाइड में चेंज होने जा रहा है। तो यह जो परिवर्तन है पॉलीपेप्टाइड में चेंज होने का आरएनए का, दैट स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ट्रांसलेशन ये होता कैसे है? तो इसके लिए हमें मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर पर चलना पड़ेगा। अभी हमने पिछले टर्न पर आपको मैसेंजर आरएनए बताया था कि किस प्रकार से एचएनआरएनए मैसेंजर आरएनए में चेंज होता है। तो एक बार हम इसी आरएनए के बारे में फिर से देखें कि इस आरएनए में क्या क्या चीजें होती हैं। इफ यू सी हियर, आपको पता है कि ये इसका 5 प्राइम एंड होता है, SBS होता है यहाँ पर, और इधर कैप लगा होता है, दिस वन इज कैप। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो 3 प्राइम पर यहाँ पर पॉली ए होता है, आपको पता है। अब इसमें बीच बीच में क्या होता है? ये 3 नाइट्रोजन बेसेज का जोड़ा होता है यहाँ पर, ऐसे। द मैसेंजर आरएनए, दिस वन इज मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए में अगर हम देखें, मैसेंजर आरएनए में अगर हम यहां पर देखें, तो ये मैसेंजर आरएनए किससे बना हुआ है? ये मैसेंजर आरएनए बना हुआ है इन्हीं नाइट्रोजन बेसेस से, लेकिन ये जो नाइट्रोजन बेस हैं अकेले नहीं है, बल्कि 3 के ग्रुप में होते हैं। और 3 के ग्रुप में ये जो नाइट्रोजन बेसेज हैं, इन्हीं 3 नाइट्रोजन बेसेज के एक ग्रुप को हम एक कोडान के नाम से जानते हैं। राइट, किसके नाम से जानते हैं? हम इसे कोडान के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे? तो कह रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए इज मेड अप ऑफ द कोडान्स। ये कोडान्स क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ द 3 नाइट्रोजन बेसेज, 3 नाइट्रोजन बेसेज known as the codons। 3 नाइट्रोजन बेसेज का जो समूह होता है, हम इन्हीं को कोडान्स कहते हैं। राइट, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, इसका जो पहला नाइट्रोजन कोडान होता है वो AUG होता है।
AUG. A stands for adenine, U stands for uracil and G for guanine. और इसका ये जो पहला कोडान होता है, this first कोडान is known as the initiation कोडान. क्या कहते हैं इसको? It is known as the initiation कोडान. इसका जो लास्ट कोडान होता है, this last कोडान is known as stop कोडान. पहले कोडान को हम इनिशिएशन कोडान कहते हैं और अंतिम कोडान को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द स्टॉप कोडान. इसीलिए हमने आपको बताया कि मैसेंजर आरएनए जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ कोडान्स एंड कोडान्स आर द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेज. द फर्स्ट कोडान इन मैसेंजर आरएनए इज AUG एंड द लास्ट कोडान मे बी एनी ऑफ 3. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. इनको स्टॉप कोडान कहा जाता है. 3 प्रकार के स्टॉप कोडान्स होते हैं. ये संबंधित होगा अलग अलग प्रकार के आरएनए से. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है ये बना हुआ है कोडानों से. इसकी शुरुआत पर 5 प्राइम एंड होता है और इस पर एक कैप लगा हुआ है. 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम बता चुके हैं आपको. साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग विद द राइबोसोमल आरएनए. इधर 3 प्राइम एंड है, पॉली एडिनाइलेशन हुआ है, इसमें पॉली एडिनिलिक ग्रुप इस पर ऐड हुआ है टेलिंग के दौरान. और बीच में ये कोडान्स होते हैं. में से पहला कोडान AUG जिसको हम इनिशिएशन यानी कि प्रारंभ वाला कोडान होता है और सबसे अंतिम वाला जो होता है वो स्टॉप कोडान होता है. बीच के जितने भी कोडान इन दोनों के बीच होते हैं, इनिशिएशन और स्टॉप कोडान के बीच जितने भी कोडान्स होते हैं, इन सभी को एलोंगेटर कोडान्स कहा जाता है. क्या कहते हैं इनको? इन सभी को एलोंगेटर कोडान्स कहते हैं. एलोंगेटर कोडान कहा जाता है इनको. इस प्रकार से 3 तरह के कोडान्स यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में पाए जाते हैं. 3 टाइप ऑफ कोडान्स. द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज इनिशिएशन कोडान. द लास्ट वन मे बी एनी ऑफ 3 प्रकार के स्टॉप कोडान्स होते हैं. अभी आगे डिस्कशन करेंगे. और इन दोनों के बीच में जितने भी अब कोडान हैं वो सारे के सारे एलोंगेटर कोडान कहलाएंगे. अगर किसी भी मैसेंजर आरएनए में सपोज करिए कि 50 कोडान है तो इनमें से एक तो इनिशिएशन कोडान होगा, इनमें से एक स्टॉप कोडान होगा. रेस्ट जो 48 कोडान्स बचेंगे जो बीच में स्थित हैं, इनको हम एलोंगेटर कोडान के नाम से जानते हैं. ये जो एलोंगेटर कोडान्स होते हैं या कोई भी कोडान हो उसका एक निश्चित अर्थ होता है. स्टॉप कोडान का मतलब ये होता है कि वो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करता. इसीलिए यहां आने के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण रुक जाता है. इसीलिए इसको स्टॉप कोडान कहा जाता है. दिस विल नॉट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ एमिनो एसिड, राइट. ये किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करता. लेकिन ये बाकी जितने भी हैं ये सभी किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं. ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं. ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जिनमें कि एमिनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है. पढ़ा होगा आपने इनके बारे में. तो इस प्रकार से कई एमिनो एसिड उतने एमिनो एसिड चेन में आएंगे जितने की फंक्शनल कोडान यहाँ पर हैं. एक्सेप्ट द स्टॉप कोडान, रेस्ट अदर्स आर द फंक्शनल कोडान्स. चाहे वो इनिशिएशन कोडान की बात कर लीजिए आप और चाहे फिर आप एलोंगेटर कोडान की बात करें, ये सारे के सारे फंक्शनल होते हैं. ये फंक्शनल इसलिए होते हैं क्योंकि ये किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करने जा रहे हैं, राइट. लेकिन स्टॉप कोडान किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है और ये कहता है कि बस आप रुक जाओ, आगे से और कोई एमिनो एसिड इस चेन में नहीं जुड़ेगा. इसलिए इसका नाम स्टॉप कोडान है. ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, इसीलिए पहले इसको नॉनसेंस कोडान कहा जाता था. इट वॉज प्रीवियसली नोन एज नॉनसेंस कोडान. अब अगर हम इसको नॉनसेंस मान लें तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है. ऐसा कोडान जो कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये तो करता है. ये क्या काम कर रहा है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्मिनेट कर देता है, स्टॉप कर देता है. इसलिए इसका सेंस है, इसलिए बाद में इसका नाम स्टॉप कोडान पड़ा या इसी को टर्मिनेशन कोडान के नाम से भी जाना जाता है, लास्ट में जो पाया जाता है. ठीक इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए में कोडानों का समूह होता है. और ये कौन से कोडान है हमने आपको डिस्कस कर लिया. ये कोडान्स हैं क्या? दीज आर द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस. एवरी कोडान इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस and this functional codon has to code for any of the 20 amino acids that are present in our body to form the polypeptide chain. हमारे शरीर के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं उनका निर्माण
20 डिफरेंट प्रकार के एमिनो एसिड से होता है। ये बात समझ में आ गई। ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, इनको कोड करने के लिए विशेष प्रकार के कोडान होते हैं। अभी और हम डिटेल डिस्कशन में कोडान की प्रॉपर्टी में हम आएंगे, तो वहां पर आपको सारी चीज बताएंगे। अभी तो हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि कोडान की जरूरत क्यों पड़ी, जेनेटिक कोड क्या होता है। तो अभी आप अगर आपको सीधे क्यों पूछ ले कोई कि जेनेटिक कोड क्या होता है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? आप कहेंगे कोड का मतलब एक कानून होता है, संहिता होती है, नियम होता है, रूल्स होते हैं। किसके रूल्स? आनुवंशिकी के नियम, मेंडल वाले नहीं। ऐसे रूल्स जो किसी कोडान को एमिनो एसिड के साथ लिंक करते हैं, ऐसे रूल्स, तो इनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। द जेनेटिक कोड इज आल्सो नोन एज द डिक्शनरी ऑफ लाइफ। इट इज आल्सो नोन एज द डिक्शनरी ऑफ लाइफ। कौन? जेनेटिक कोड। इसको हम डिक्शनरी ऑफ लाइफ ही कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब तो आपको समझ में आ गया कि जेनेटिक कोड का मतलब रूल ऑफ जेनेटिक्स, ये बना हुआ होता है कोडानों का, और कोडान 3 नाइट्रोजन बेस के होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए में उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ गई? अब आपको इतना जानना है कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने प्रकार के? 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स टेक पार्ट इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। हमारे शरीर में पॉलीपेप्टाइड्स बनाने के लिए 20 डिफरेंट प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। 20 डिफरेंट टाइप of amino acids are found that form the polypeptide। हमारे शरीर के अंदर कुल मिलाकर 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। There are 20 different type of amino acids in our body that take part in the formation of polypeptide, right? ये जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, एटलीस्ट इन 20 एमिनो एसिड्स के लिए कम से कम देयर शुड बी एटलीस्ट 20 डिफरेंट कोडान्स। 20 डिफरेंट कोडान्स होने चाहिए इन 20 एमिनो एसिड्स को डीकोड करने के लिए, कोड करने के लिए। यानी कि 20 एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए कितने कोडान की जरूरत है? कुल 20 कोडान की जरूरत है 20 एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए। ये 20 एमिनो एसिड्स आपकी बॉडी में पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 20 कोडानों की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जेनेटिक कोड पर कहानी लिखी गई है। सबसे पहले जॉर्ज गैमो, कौन थे साइंटिस्ट? जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो स्टेटेड दैट एवरी कोडान is made up of 3 नाइट्रोजन बेसेज। यानी कि इस नेचर को हम ट्रिपलेट नेचर कहते हैं। इट इज नोन एज द ट्रिपलेट। दिस वन इज द ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडान, राइट? क्या कहेंगे इसको? इसको हम इसका ट्रिपलेट नेचर कहते हैं। इट इज द ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडान। किसने कहा था इसको? जॉर्ज गैमो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटेड दैट the codon is made up of 3 nitrogen bases and these are triplet। ये बात कही गई, राइट? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले उस ट्रांसफर आरएनए का निर्माण किया था जिसने एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किया था, और वो पॉलीपेप्टाइड होमो पॉलीपेप्टाइड था, और जो कोडान था वो पॉलीयू था। जो पहला पॉलीपेप्टाइड फ्रेम किया गया था दैट वाज बिकॉज ऑफ
पॉली यू, दिस ये है पॉली यू, ये था वो आरएनए और इससे होमो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। होमो पॉलीपेप्टाइड, होमो पॉलीपेप्टाइड, ये होमो पॉलीपेप्टाइड क्योंकि सभी कोडान एक ही प्रकार के हैं, आप देखेंगे यहां पर, तो ये सभी कोडान एक ही प्रकार के हैं। यू 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 कैसे है ये? यू 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 एक ही प्रकार का नाइट्रोजन बेस रिपीट हो रहा है, इसलिए एमिनो एसिड भी एक ही प्रकार का आएगा। ऐसे 64 कोडान फ्रेम किए गए थे। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम पॉली यू की बात करें तो दिस वन, ये 3 नाइट्रोजन बेस यू यू यू, और ये जिस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है वो फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन। इसलिए इसने क्या बनाया? पॉलीफिनाइल एलेनिन का निर्माण किया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इससे हम पॉलीपेप्टाइड प्राप्त करते हैं तो फिनाइल एलेनिन नाम का क्या होगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा, राइट। इस तरीके से सबसे पहला आरएनए ये ऐसे कोडान का था जो पॉली यू टाइप का था, और इससे बनने वाला पॉलीपेप्टाइड जो था वो होमो पॉलीपेप्टाइड कहलाया, राइट। ये जो आपके सामने दिखाया गया, कोडान की इस लैंग्वेज को रीड किया था सबसे पहले, इसको एनालाइज किया था, इसको एनालाइज किया था नीरेनबर्ग ने। किसने? नीरेनबर्ग ने। और मेजर कंट्रीब्यूशन था क्रिक का, नीरेनबर्ग का, जिन्होंने इसकी कोडान की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया था। और सबसे पहले जो एंजाइम यूज किया गया था वो कौन था? द एंजाइम दैट वाज यूज्ड हियर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज था, जो पहला एंजाइम था जिसको हम सेवेरो ओकावा एंजाइम भी कहते हैं। फर्स्ट एंजाइम वाज यूज्ड इन सेल फ्री एटमॉस्फेयर। फर्स्ट एंजाइम उसका नाम था सेवेरो ओकावा, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज कहते हैं। दिस एंजाइम वाज यूज्ड इन सेल फ्री एटमॉस्फेयर, यानी कि कोशिका के बाहर, और एक आर्टिफिशियल ढंग से एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किया गया था। और एंजाइम जो यूज किया गया था वो कौन सा था? सेवेरो ओकावा एंजाइम, या इसका दूसरा नाम जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज था, राइट। जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले बताया था कि कोडान 3 नाइट्रोजन बेस का बना होता है, ठीक। हरगोबिंद खुराना, नीरेनबर्ग, क्रिक, इन सभी का मेजर कंट्रीब्यूशन था इसमें, राइट। अब इतनी बात जब हम समझ गए हैं कि जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है, इट इज द रूल ऑफ जेनेटिक्स। कोडान क्या होते हैं? ये 3 नाइट्रोजन बेस का समूह होता है। कितने बेस पेयर होते हैं? 3। किसने बताया था? गैमो ने बताया था। तो आइए और अपने इस जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ें, इनके फीचर्स। तो अगला जो डिस्कशन हम करने चल रहे हैं दैट इज अबाउट द फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। इनमें सबसे पहला फीचर है कि कोडान जो होता है इज ट्रिपलेट। कोडान कैसा है? ट्रिपलेट है, मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेज। ये 3 नाइट्रोजन बेसेज का बना होता है, इसीलिए हम इसका पहला लक्षण कोडान इज ट्रिपलेट। किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गैमो। साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, जिन्होंने ये बताया था कि जो कोडान है ये कैसा होता है? इट इज ट्रिपलेट। द कोडान इज ट्रिपलेट मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे मान लें, क्यों मान लें कि कोडान ट्रिपलेट है? कोडान सिंगलेट भी हो सकता है, एक ही नाइट्रोजन बेस का बना हुआ, या फिर कोडान 2 नाइट्रोजन बेस का बना हुआ डबलेट भी तो हो सकता है, लेकिन हम उस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आइए और हम जाने कि कैसे हमने ये बिलीव कर लिया, किस आधार पर बिलीव कर लिया कि कोडान ट्रिपलेट ही होता है। आइए जानते हैं। आपको पता है कि कोडान किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन बेस से। तो नाइट्रोजन बेसेस कितने होते हैं? 4 डिफरेंट टाइप
ऑफ नाइट्रोजन बेस भी है। ये 4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन नहीं होता। इस प्रकार से ये 4 नाइट्रोजन बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये हैं, राइट। अब अगर हम ये मान लें कि 4 नाइट्रोजन बेस हमारे पास हैं, जैसे आप जाइए इंग्लिश अल्फाबेट में जाइए, 26 लेटर्स हैं, इनसे न मालूम कितने वर्ड्स बन गए हैं। क्यों बने हैं? इस आधार पर कि उनमें उनकी जो स्पेलिंग है उसमें लेटर्स कितने हैं और कौन सा लेटर किस क्रम में है। बस संख्या, टाइप और क्रम बदलते ही स्पेलिंग बदल गई और उनका अर्थ बदल गया। बिल्कुल ठीक इसी तरह से यही 4 नाइट्रोजन बेस हैं, इनकी संख्या सीक्वेंस चेंज करने पर किसी भी जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि उस कोडान में केवल एक ही नाइट्रोजन बेस है, तब तो हमारे पास केवल यही 4 कोडान बनेंगे, कोडान नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको मालूम है कि एक कोडान एक एमिनो एसिड को अगर कोड करेगा तो फिर कुल मिला के कितने एमिनो एसिड कोड किए जाने की संभावना है? केवल 4। क्यों? क्योंकि 4 कोडान तो 4 एमिनो एसिड होंगे। हमें कितने की जरूरत है? 20 कम से कम चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 एमिनो एसिड है तो एटलीस्ट 20 कोडान तो चाहिए ही हमको। तो क्या 4 से आपका काम चल जाएगा? आंसर है नहीं चलेगा। तो क्या हम सिंगलेट नाइट्रोजन बेस, सिंगलेट कोडान की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें? आंसर है नहीं। अर्थात कोडान सिंगलेट नहीं है। अगर हम इसको सिंगलेट कंसीडर करते हैं, इफ कोडान सिंगलेट, कोडान इज सिंगलेट, अगर हम ऐसा मान लें कि कोडान सिंगलेट है तो फिर फार्मूला 4 की पावर n से, टोटल 4 की पावर 1 से टोटल जो कोडान हमारे पास होंगे वो केवल कितने होंगे? 4। हमने 4 की पावर क्यों किया है? क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस है वो केवल 4 ही प्रकार के हैं। अब अगर हम सिंगलेट ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4 की पावर 1 करने पर आपको टोटल नंबर ऑफ कोडान कितने मिल रहे हैं? 4। और 4 कोडानों से आपका काम चलने वाला नहीं है। 4 कोडानों से आपका काम चलने वाला नहीं है। फिर कैसे काम चलेगा? तो हम कहेंगे साहब हम सिंगलेट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये तो सिंगलेट होता ही ना है। तो फिर अगर ये कोडान डबलेट है तो क्या होगा? सपोज दैट द कोडान इज डबलेट, if the codon is doublet, suppose that if the codon is doublet, तो यहां पर हम n की वैल्यू 2 ले लेंगे, 4 की पावर n, ये टोटल नंबर ऑफ 16 कोडान्स हो जाएंगे। ये भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक्सेप्ट करने का कोई कारण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको इस आधार पर केवल 16 कोडान प्राप्त हो रहे हैं और हमको एमिनो एसिड के लिए मिनिमम नॉट लेस देन 20 कोडान्स, 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम कोडान के इस नेचर को भी एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे हैं। अब तो हमें मान लेना पड़ेगा कि कोडान कैसा है। द कोडान इज therefore the codon is doublet। अब तो कोडान ट्रिपलेट, कोडान कैसा है? कोडान ट्रिपलेट। और यहां पर अब हम 4 की पावर n अर्थात 3 ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 64 कोडान्स हो जाएंगे। कितने कोडान हो जाएंगे? 64 कोडान्स। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए ठीक है। 16 से काम नहीं चल रहा था, 4 से भी काम नहीं चला, 16 से भी नहीं चला, तो हमने ना तो सिंगलेट माना ना डबलेट माना। लेकिन ट्रिपलेट करते ही कोडान की संख्या भले 64 हो गई है, 64, लेकिन एक्सेप्टेड है। ये कम तो नहीं है, ज्यादा हो ठीक है। तो इस तरीके से कोडान की संख्या कितनी आ गई? 64 आ गई। इसलिए कोडान कैसा है? कोडान डबलेट ना होकर ट्रिपलेट है। ये पहला नेचर है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज दैट द कोडान इज ट्रिपलेट मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस। इसीलिए मैसेंजर आरएनए में जितने भी कोडान होते हैं वो सब 3-3 के
नाइट्रोजन बेस के समूह होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे और दूसरी प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो कोडान है वो कैसा है। हाँ, एक चीज यहां पर जान लीजिए, अब इनकी टोटल संख्या कितनी बनेगी तो इस चार्ट को भी हम समझ लें। ये जो चार्ट आपके सामने है, यही 4 नाइट्रोजन बेस हैं। कौन कौन से? U, C, A और G, ये 4 कोडान है। यहां पे U जो है ये फर्स्ट लाइन है, हम इसको पहला नाइट्रोजन बेस मान लेते हैं, किसी भी कोडान का पहला नाइट्रोजन बेस, ठीक है, U हो गया। जो सेकंड पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे वो C, A और G है, और थर्ड पोजीशन पर इन चारों में से कोई एक होगा। अब अगर हम ये चार्ट बनाते हैं सबसे पहले, तो पहला नाइट्रोजन बेस हमने देखो सभी में क्या रख लिया, U। इस कॉलम में देखिए U, ये पहला नाइट्रोजन बेस हो, तो पहले नाइट्रोजन बेस से सब में पहला ये कौन आ गया, इसीलिए पहला नाइट्रोजन बेस यहां पर कौन है, U है। अब इसका जो दूसरा नाइट्रोजन बेस है वो ये है, क्रम से रखेंगे तो दूसरे वाले में देखो, पहले वाले में U के बाद पहला नाइट्रोजन बेस U रखा, दूसरे कोडान में हमने U तो लिखा, लेकिन इसका जो दूसरा कोडान है वो C आ गया। तीसरे वाले में U तो लिखा, लेकिन तीसरा कोडान कौन आ गया, ये आ गया, ये अगला सेकंड नाइट्रोजन बेस। और फिर इसके बाद हमने यहां इसको उठाकर G रख दिया। देखिए UU, देखिए सब में UU हो गया। अब UUC ये आ गया, UUA देखो इसमें आ गया, UU, अब देखो G को उठा के डाल दिया। तो इस प्रकार से ये 4 आपके कोडान बन गए। अब आइए इस कॉलम में यहां पर देखते हैं, तो कह रहे हैं कि U के बाद फिर C आएगा, तो कह रहे क्या, UC, और ये चारों क्रम से रख लेंगे, UCU, UCC, UCA, UCG। इस तरह से आप अगर चाहें तो कोडान बना सकते हैं। तीसरे नंबर का जो कोडान होगा वो इनमें से कोई एक होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये 64 कोडान का ये जो समूह है, ये इसको टेबल में हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये वही 64 कोडान्स हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है, राइट, 64 कोडानों की। अब इन 64 में से 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडान कहलाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि मैसेंजर आरएनए का जो अंतिम कोडान होता है हम उसे स्टॉप कोडान कहते हैं, टर्मिनेशन कोडान कहते हैं, या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। ऐसे वो 3 हैं कहां पर, जो स्टॉप कोडान, देखिए एक जगह स्टॉप हमने यहां लिखा है, दूसरा स्टॉप यहां लिखा है, और तीसरा स्टॉप हमने यहां लिखा है। अगर इन तीनों को हम बाहर निकाल कर रखें, UAA, दूसरा है UAG, और तीसरा है UGA, यही वो 3 कोडान्स हैं जिनको हम नाम क्या देते हैं, इनको हम स्टॉप कोडान्स कहते हैं। यही वो 3 कोडान्स हैं जिनको हम स्टॉप कोडान कहते हैं। ये किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। अगर इन्हें हम छोड़ दें तो रेस्ट जो 61 कोडान्स हैं, 3 को छोड़ने के बाद बचे कितने 64 में से 61। ये जो 61 कोडान्स हैं ये किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ये फंक्शनल कोडान होते हैं। यानी कहने का मतलब कि 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए 61 फंक्शनल कोडान्स हैं। अब जेनेटिक कोड की हमारी दूसरी प्रॉपर्टी यहीं पर आ जाएगी और हम बोलेंगे कि कोडान इज डीजनरेट। जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम यहां पर नोट करेंगे, क्या बोलेंगे, द कोडान। अभी तक पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, कोडान इज ट्रिपलेट। अब क्या बात करेंगे, कोडान इज डीजनरेट। अब हम बात करेंगे कोडान इज डीजनरेट, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, कोडान इज डीजनरेट। इसे हम कहते हैं डीजनरेसी ऑफ कोडान्स। देखिए आपके पास फंक्शनल कोडान की संख्या कितनी है, फंक्शनल कोडान्स इनकी संख्या टोटल कितनी है 61। टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स टू बी कोडेड, टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड टू बी कोडेड 20 एमिनो एसिड्स। रेशियो यहां पर अगर हम देखें तो 3:1 का आ रहा है। 20 एमिनो एसिड जिनकी कोडिंग होनी है और कोडान जो जिम्मेदार हैं उनकी संख्या हमारे पास 61 है। इसका मतलब ये हो गया कि एक एमिनो एसिड के लिए एटलीस्ट 3 कोडान जिम्मेदार है। बात को समझिए,
एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कम से कम 3 कोडान हैं, एक के हिस्से में 3, और इसी नेचर को कोडान की हम डीजनरेसी कहते हैं। डीजनरेसी, जब एक ही एमिनो एसिड के लिए 3 कोडान जिम्मेदार हैं, मोर देन 1 कोडान रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिनो एसिड, सच नेचर ऑफ कोडान इज नोन एज डीजनरेसी, डीजनरेट नेचर ऑफ कोडान। तो यही है डीजनरेसी। मतलब क्या हो गया कि एज पर नंबर ऑफ कोडान्स there are 3 codons for 1 एमिनो एसिड। मतलब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक एमिनो एसिड के लिए 3 कोडान का हिस्सा लग रहा है। ये और बात है कि किसी एक ही एमिनो एसिड के लिए 6 कोडान तक हैं और किसी एमिनो एसिड के लिए केवल एक ही कोडान है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा कोडान है जो डीजनरेसी रूल को फॉलो नहीं करता। ये वही कोडान होगा जो केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, और वो आपके सामने यहां पर है। इसमें ये जो कोडान आप यहां पर देख रहे हैं UGG, ये कोडान केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम ट्रिप्टोफान है। तो इस बात को आप लिख लेंगे, एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान has only 1 codon and does not follow the degeneracy rule। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा एमिनो एसिड है जो डीजनरेसी रूल को फॉलो नहीं करता, अर्थात जिसके लिए केवल और केवल एक ही कोडान बना हुआ है। तो वो कौन सा है? तो आपको बताना है कि वो कोडान आपका ये है UGG। इसे अलग से नोट कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये केवल एक ऐसा कोडान, सिंगल कोडान ऐसा है जो कि केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, वो ट्रिप्टोफान है। राइट, आपसे ये पूछा जा सकता है कि डीजनरेसी रूल कौन से एमिनो एसिड पर लागू नहीं होती, तो इट इज द ट्रिप्टोफान। राइट, अब अगर हम बात करें कि रेस्ट अदर्स में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडान्स की अगर हम बात करें तो इसमें कंडीशन बन रही है नंबर की। अगर हम बात करें तो आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जैसे आपका ट्रिप्टोफान का है जिसमें एक ही कोडान एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जिसमें कि 6 कोडान, मैक्सिमम 6 कोडान एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जहां पर कि 4 कोडान एक ही एमिनो एसिड को कोड करते हैं। इस तरीके से संभावना हमने 3 की व्यक्त किया है कि 3 एक के लिए है। अब यहां पर कहीं पर एक ही है, कहीं पर 4 है, तो कहीं पर 6 हो गया। तो ये कहानी अगर आप देखें यहां पर, तो अब आप इस चार्ट को देख करके ये समझ सकते हैं कि वो कौन से एमिनो एसिड्स हैं जिनके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडान्स हैं। तो जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ल्यूसीन, 2 यहां पर है ल्यूसीन और 4 ल्यूसीन के लिए ये वाले। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक ये जो कोडान्स हैं 6 की संख्या में है जो कि ल्यूसीन के लिए कोड कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर। इसी तरीके से अगर आप देखें यहां पर ल्यूसीन के बाद इसमें अगर आप देखें जैसे सेरीन है, सेरीन के लिए देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 कोडान्स हैं जो सेरीन के लिए कोड कर रहे हैं और 2 यहां पर मिल रहे हैं। तो सेरीन भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडान वाला हो गया। इसी प्रकार से इस बोर्ड में आप देख करके निकाल लेंगे कि कौन से ऐसे हैं जिनके लिए 4 कोडान है, कौन से ऐसे हैं जिनके लिए 6 है, कौन ऐसा है जिनके लिए केवल एक ही कोडान है, और कौन ऐसा है जिसके लिए कोई कोडान नहीं। तो ऐसा कोई एमिनो एसिड नहीं है, क्योंकि अगर एमिनो एसिड है तो जेनेटिक रूल के हिसाब से उसके लिए कोई ना कोई एमिनो एसिड जो कोडान है वो जरूर बना होगा। तो इस प्रकार से डीजनरेसी ऑफ कोडान आप समझ चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द डीजनरेसी ऑफ कोडान? तो डीजनरेसी ऑफ कोडान का मतलब ये हुआ
कि कोडान जो होता है, एक से अधिक कोडान एक ही एमिनो एसिड के लिए हो सकते हैं। इट इज नोन एज द डीजनरेसी ऑफ कोडान, राइट। अगली जो प्रॉपर्टी है वो इसे आप समझ लीजिए। अगली जो कोडान की प्रॉपर्टी है वो क्या है? जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कोडान इज नॉन ओवरलैपिंग। द नेक्स्ट फीचर ऑफ कोडान इज, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, कोडान इज नॉन ओवरलैपिंग। कोडान इज नॉन ओवरलैपिंग, इसका क्या मतलब है? जैसे इसको आप समझ लीजिए, जैसे ये पहला कोडान AUG है, आप दूसरा कोडान GUG लिखना चाहते हैं तो U और G लिख करके इसी से काम चला लो। तो पहला कोडान नंबर 1 ये हो गया AUG, कोडान नंबर 2 कौन हो गया? ये आपने ले लिया। अब आप अगर देखें यहां पर, तो जो यहां पर G है, ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये दोनों कोडान के हिस्से में दिखाया गया है। ये कॉमन हो रहा है इन दोनों के बीच, बस इसी नेचर को ओवरलैपिंग कोडान कहा जाता है। लेकिन ये कभी होता नहीं है, कोडान ओवरलैपिंग नहीं होता। कभी भी सेम नाइट्रोजन बेस दो कोडानों का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर उसी प्रकार के नाइट्रोजन बेस की जरूरत है तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए जो हमारा सही मेथड है वो ये है, AUG ऐसे लिख लेंगे और दूसरे कोडान को हम GUG यहां पर लिखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि चूंकि अगले कोडान की शुरुआत G से हो रही, हम इसी को उसमें जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कोडान नंबर 1 ये हो गया, कोडान नंबर 2 ये हो गया, और ये नॉन ओवरलैपिंग टाइप हो गया। नॉन ओवरलैपिंग टाइप, कोडान इज नॉन ओवरलैपिंग। मतलब ये हुआ कि कोई भी नाइट्रोजन बेस एक से अधिक नाइट्रोजन बेस के लिए कॉमन नहीं हो सकता, अलग अलग लिखना पड़ेगा। 3-3 का आप बनाइए, ऐसा नहीं होगा कि इसका तीसरा वाला इसके पहले के बराबर हो जाएगा, नहीं। इसीलिए हमने G को दोबारा लिखा और नई शुरुआत किया है वहां पर। तो इस प्रकार से ये वाला करेक्ट है और ये रॉन्ग मेथड है। यानी कि कोडान जो होता है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है, ये कभी ओवरलैपिंग नहीं होता, राइट। जेनेटिक कोड बड़ा टॉपिक है, इसमें कंप्लीट इसमें एक ही लेक्चर में पढ़ा पाना संभव नहीं है, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। इसमें हम अपने अगले लेक्चर में अगली प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 से डिस्कशन शुरू करेंगे और जेनेटिक कोड को उसी लेक्चर में खत्म कर लेंगे, राइट। आज के हमारे इस लेक्चर में उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी सारी बातें, हमने एक एक चीज क्लियर किया है। और कोई अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट टू मी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 से जेनेटिक कोड से स्टार्ट करेंगे और उसी दिन हम जेनेटिक कोड को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। टेक केयर।